1798 1798 में फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान सुपर पावर बनने की कशमकश जारी थी। फ्रांस में 9 बरस पहले इनकलाब की वजह से बादशाहत का खात्मा हो चुका था। इसके बाद बर्तानिया और रूस समेत यूरोप की तमाम बड़ी ताकतें जहां बादशाहत थी वो फ्रांस से हालते जंग में थीं या उसके मुखालफिन को सपोर्ट कर रही थीं। ऐसे में एक फ्रांसीसी कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट को दूर की सूझी। उन्होंने सोचा क्यों ना एशिया और अफ्रीका के संगम पर वाक़या मिस्र पर, इजिप्ट पर कब्जा कर लिया जाए और फिर वहां से हिंदुस्तान पहुंचकर सोने की चिड़िया पर हाथ साफ किया जाए। जनूबी हिंदुस्तान की ताकतवर सल्तनत मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान भी नेपोलियन बोनापार्ट से राब्ते में थे और उनका इत्तेहादी बनने के लिए तैयार थे। मिस्र पर कब्जे का एक और फायदा नेपोलियन को यह भी नजर आ रहा था कि इसके शुमाल में बहीरा रोम, मेडिटेरेनियन सी और जनूब में बहीरा अहमर, रेड सी वाक़या थे। दरमियान में बस एक छोटी सी जमीनी पट्टी थी जिसे खोदकर इन दोनों समंदरों को मिलाया जा सकता था। इस तरह एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत और फौजी कब्जों का शॉर्टकट रास्ता भी खुल सकता था। यानी फ्रांस के ज़ेरे असर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो सकता था। फ्रांस में उस वक्त एक कमज़ोर सी हुकूमत थी जिसने इस ताकतवर कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट को मिस्र में मुहिमजोई की इजाज़त दे दी। वो इसके अलावा कर भी क्या सकते थे। तो मई 1798 में ये कमांडर एक ताकतवर बहरी बेड़े और तकरीबन 40,000 फौजियों के साथ मिस्र फतह करने के लिए चल पड़े। ये मुल्क यानी मिस्र उस वक्त उस्मानी सल्तनत ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। उस्मानी तख्त पर खलीफा सलीम III विराजमान थे। मिस्र पर उस्मानियों की तरफ से, ऑटोमन अंपायर ही की तरफ से 2 ममलूक गवर्नर्स मुराद बे और इब्राहिम बे मुश्तरका हुकूमत कर रहे थे। मिस्री या उस्मानी फौजें फ्रांस जैसी ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें सुपर पावर बर्तानिया की पूरी मदद हासिल थी। अब एक तरफ बर्तानिया और ऑटोमन अंपायर थे और दूसरी तरफ फ्रांस के टॉप कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट। दोनों में से कौन अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में कामयाब हुआ? और जैसा कि कहा जाता है कि नेपोलियन इस्लाम की तरफ माइल हो गए थे, तो क्या ऐसा वाकई हुआ था? मैं हूं फैसल वड़ाइच और जनरल्स एंड बैटल सीरीज के मिनी सीजन 4 की पहली किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। दोस्तों, मिस्र पहुंचने से पहले नेपोलियन को एक बड़ी मुश्किल अबूर करना थी। इस मुश्किल का नाम था होरेशियो नेल्सन। ये ब्रिटिश रॉयल नेवी के वाइस एडमिरल थे और अपने बेड़े के साथ नेपोलियन को मिस्र पहुंचने से रोकने के लिए मिस्री साहिल की निगरानी कर रहे थे। लेकिन नेपोलियन की खुशकिस्मती कि एडमिरल नेल्सन उन्हें ढूंढ नहीं पाए और वो जुलाई 1798 में फ्रेंच बेड़े को लेकर मिस्री बंदरगाह सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया भी जिसे कहा जाता है वहां पहुंच गए। इस शहर की हिफाजत के लिए थोड़ी सी ममलूक फौज मौजूद थी जिसे शिकस्त देकर शहर पर फ्रांसीसी परचम लहरा दिया गया। अब नेपोलियन की अगली मंजिल मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा था। नेपोलियन दरिया नील के किनारे किनारे सफर करते हुए काहिरा की तरफ बढ़ने लगे। फ्रांसीसी फौज ने सिकंदरिया से काहिरा के रास्ते में बहुत से देहात को लूट कर आग लगा दी। एक गांव में तो 900 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद उनके बीवी बच्चों को घरों के अंदर ही जिंदा जला दिया गया। फ्रांसीसी फौज के मजालिम की खबरें सुनकर काहिरा के करीबी देहात खाली हो गए। फिर काहिरा में भी साथियों नेपोलियन की खबरों से हालात बहुत खराब हो गए। ज्यादातर आबादी शहर छोड़कर चली गई। गलियों और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। मिस्र के दोनों ममलूक हुक्मरान मुराद बे और इब्राहिम बे काहिरा में ही मौजूद थे और फ्रांसीसियों से मुकाबले के लिए फौजें जमा कर रहे थे। लेकिन यह भी कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं थी। ज्यादातर सिपाही तो अनट्रेंड गरीब किसान थे जिनके पास हथियारों के नाम पर महज छड़ियां थी या फसलें काटने के औजार थे, दरांतियां वगैरह इस तरह के औजार। इसके अलावा कुछ कबायली घुड़सवार थे जिनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन मुनज़्ज़म यूरोपी फौज से मुकाबले का तजुर्बा नहीं था। देखने में ये हाथी और चींटी का मुकाबला था, इस किस्म की कोई चीज थी। लेकिन ममलूकों ने इस बेसरो सामानी के आलम में भी फ्रांसीसी फौज को बहुत परेशान किया। ममलूकों ने सबसे पहले तो काहिरा से 147 किलोमीटर दूर शुबरा खेत के मुकाम पर फ्रेंच फोर्सेस को रोकने की कोशिश की। गवर्नर मुराद बे की कमान में हजारों सिपाहियों ने फ्रांसीसी फौज पर धावा बोल दिया। लेकिन जाहिर है फ्रांसीसी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, सो ये हमला बआसानी पसपा कर दिया गया। इस शिकस्त के बाद ममलूकों ने बराह रास्त जंग के बजाय गैर रवायती तरीकों से लड़ना शुरू किया।
وہ اس طرح کہ جولائی کے مہینے کی سخت گرمی میں فرینچ آرمی صحرا میں سفر کر رہی تھی۔ ان کے لیے پانی کا واحد ذریعہ دریائے نیل تھا، جو ان کے راستے کے ساتھ ساتھ ہی بل کھاتا ہوا چل رہا تھا۔ لیکن مملوک سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر دریا کی نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی فرانسیسی فوج کا کوئی دستہ پانی کی طرف بڑھتا، وہ اس پر گولیوں کی بارش کر کے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اس وجہ سے فرانسیسی فوج کے پاس پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ کچھ سپاہی پیاس سے نڈھال ہو کر راستے میں ہلاک بھی ہو گئے۔ کچھ نے تو پیاس اور گرمی سے تنگ آ کر خودکشی تک کر لی۔ بہت سے سپاہی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی جگہ کھیتوں سے تربوز توڑ کر جوس پینے لگے۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ فرینچ فورسز بہت ڈی مورلائز ہو رہی تھیں ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ لیکن نپولین اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں بہت منظم انداز میں آگے بڑھاتے رہے۔ 21 جولائی کو فرینچ آرمی قاہرہ کے قریب ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں انہیں دور سے اہرام مصر کی فلک بوس چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کمانڈر نپولین نے جب اہرام مصر کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ دیکھو 40 صدیوں کی تاریخ تمہیں تک رہی ہے۔ یعنی وہ اپنے فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ تم کسی بیکار جگہ کو فتح کرنے نہیں بلکہ ایک تاریخی اہمیت والی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ وہ اپنی فوج کو بتانا چاہتے تھے۔ اب دوستو، میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ قاہرہ کا دفاع کرنے والی فوج 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلی فوج مراد بے کی کمان میں گھوڑ سوار دستوں، کچھ پیدل فوج اور توپ خانے پر مشتمل تھی۔ اس نے دریائے نیل کو عبور کر کے اس کے مغربی سائڈ پر جہاں فرانسیسی فوج موجود تھی وہاں ایک گاؤں میں پوزیشن لے لی تھی۔ اس پوزیشن میں کہ آگے توپیں کھڑی تھیں اور اس کے پیچھے گھوڑ سوار دستے دشمن پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس فوج کے پیچھے دریائے نیل بہہ رہا تھا جس کے پار مشرقی کنارے پر یعنی قاہرہ شہر والی سائڈ پر دوسری مصری فوج ابراہیم بے کی کمان میں موجود تھی۔ اس میں زیادہ تر پیدل فوجی تھے جو دریا کے کنارے کے ساتھ لمبائی میں پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کشتیاں بھی تھیں۔ یہ فوج وقت پڑنے پر مراد بے کو کمک بھی بھیج سکتی تھی اور دشمن کو دریا پار کرنے سے روک بھی سکتی تھی۔ مراد بے اور ابراہیم بے کی فوجوں کی کل تعداد کم از کم 20,000 تھی، جبکہ نپولین بوناپارٹ کے پاس کم و بیش 25,000 کی فوج تھی۔ کچھ فوج کو وہ سکندریہ میں اور دوسرے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑ آئے تھے۔ تو اب نپولین کی فوج کا مقابلہ پہلے مراد بے کی آرمی سے ہونا تھا جو گاؤں میں پوزیشن لیے ہوئے تھی۔ اس فوج کو شکست دے کر ہی وہ دریائے نیل کو عبور کر کے دشمن کی دوسری فوج پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ نپولین بوناپارٹ نے اپنے فوجی دستوں کو الگ الگ باکسز کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس فوجی تکنیک کو اسکوئر کہا جاتا تھا۔ ایسے کل 5 باکسز یا 5 اسکوئرز بنائے گئے تھے۔ ہر اسکوئر میں پیدل سپاہیوں کی 6 صفیں تھیں جن کے پاس بندوقیں تھیں اور ان بندوقوں پر لمبی لمبی سنگینیں بھی نصب تھیں۔ ان سنگینوں سے وہ دشمن گھوڑ سواروں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پیدل سپاہیوں کی صفوں کے پیچھے اسکوئر کے اندر گھوڑ سوار دستے کھڑے تھے جن کے درمیان میں پھر خوراک اور گولہ بارود کا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اسکوئر کے چاروں کونوں پر توپیں نصب تھیں تاکہ دشمن جس سائیڈ سے بھی حملہ آور ہو اس پر بھرپور گولہ باری کی جا سکے۔ ہر اسکوئر اپنی جگہ ایک مکمل فوج تھی جو چاروں طرف سے اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ تو اب دوستو، لڑائی کی ابتدا یوں ہوئی کہ مراد بے کی فورسز نے پہلے توپ خانے سے فرانسیسی فوج پر گولے برسائے، پھر کم از کم 6,000 گھوڑ سوار فرانسیسی فوج کی جانب لپکے۔ لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے آئے تھے کہ فرینچ فورسز نے اپنی توپوں کا منہ کھول دیا۔ اسکیئرز کے کونوں پر کھڑی ان توپوں کی رینج مصری توپوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اوپر تلے درجنوں گولے مصریوں کی صفوں پر گرے تو ہلچل مچ گئی۔ بہت سے مصری گھوڑ سوار دستے تو پہلے گولوں کے فائر ہوتے ہی بھاگ نکلے۔ کچھ دستے جو اسکیئرز کے زیادہ قریب چلے آئے تھے ان پر پیدل سپاہیوں نے گولیوں کی بارش کر دی۔ کہتے ہیں مصری فوجی یوں گر رہے تھے جیسے درخت سے کھجوریں جھڑتی ہیں۔ مصری کمانڈر مراد بے نے بار بار پینترے بدلے۔ کبھی وہ دشمن کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کرتے، کبھی ان کے گھوڑ سوار دستے اسکوئرز کے درمیان میں آ جاتے، لیکن یہ اسکوئر والی پوزیشن ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس سے نمٹنا انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دشمن پر عقب سے حملہ کرتے تو اس طرف کھڑے الرٹ فرینچ سولجرز ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے۔ جب وہ اسکوئر کے درمیان میں آ جاتے تو ان پر کئی اطراف سے فائرنگ ہونے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑ سوار دستے بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ کئی سپاہی گھوڑوں پر یا کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے۔ لیکن دوستو، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس گاؤں میں مصریوں کی پوزیشن تھی وہاں اب بھی 1500 سپاہی اور بہت سے رضاکار یعنی وہ دیہاتی جنہیں فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا وہ موجود تھے۔
फ्रांसीसी फौज ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर मौजूद सिपाहियों से कहा गया कि वो हथियार डाल दें। मिस्रियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस पर फ्रांसीसी फोर्सेस ने गांव पर चढ़ाई कर दी। ये बिल्कुल एकतरफा अब लड़ाई थी जो हो रही थी। फ्रेंच सिपाहियों ने मिस्री सिपाही, जो कि ज्यादातर तलवारों वगैरह से ही लैस थे, उन्हें संगीनों से और गोलियों से हलाक कर दिया। मिस्री सिपाहियों में भगदड़ मच गई। वो अपने पीछे मौजूद दरियाए नील की तरफ भागे, लेकिन उस तरफ भी फ्रांसीसी फौजी ही खड़े थे। उन्होंने मिस्रियों पर फायर खोल दिया। बेशुमार मिस्री सिपाही इसी तरह मारे गए। जो बचे वो दरिया में कूद गए, लेकिन उन पर भी फायरिंग होती रही। बहुत कम मिस्री सिपाही जाने बचाकर दरिया के पार काहिरा की तरफ पहुंच सके। कई रोज तक दरिया में मरने वालों की लाशें तैरती रहीं और फ्रेंच सोल्जर्स उन्हें निकाल निकाल कर उनके कपड़ों से कीमती चीजें चुराते रहे। बैटल ऑफ द पैरामिड्स नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत ली थी। मुराद बे की कमान में मिस्री घुड़सवार फौज तबाह हो गई थी, जबकि दरिया पार इब्राहिम बे को उनकी मदद का मौका भी नहीं मिल सका था। लड़ाई में तकरीबन 1600 मिस्री फौजी जान से गए थे। मिस्री फौज के कमांडर मुराद बे भी लड़ाई में जख्मी हुए थे, ताहम वो बच निकलने में कामयाब रहे थे। मिस्रियों के मुकाबले में फ्रांसीसियों के बमुश्किल 30 फौजी हलाक हुए थे और 260 के करीब जख्मी। फ्रांसीसी फौज ने मिस्रियों की 40 तोपें और बहुत सा साजो सामान और 400 ऊंट भी कब्जे में लिए, जो मुबैना तौर पर सोने चांदी से लदे हुए थे। ये सोना चांदी गालिबन उन मुकामी अरब सरदारों की मलकियत था जो मुराद बे और इब्राहिम बे के हुक्म पर जंग में शरीक हुए थे। अपने घोड़सवार दस्तों के शिकस्त के बाद दरियाए नील के पार मौजूद पैदल फौज भी फरार हो गई। मिस्र के दोनों गवर्नर्स इब्राहिम और मुराद मिस्र के मशरकी हिस्से में मुख्तलिफ जगहों पर चले गए। वो मुकामी लोगों की मदद से तवील अरसे तक फ्रांसीसियों से अपने तौर पर जंग लड़ते रहे। बाद में इब्राहिम शाम चले गए, जबकि मुराद बे ने मिस्र में रहकर ही फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयां जारी रखी। बहरहाल दोस्तों, बैटल ऑफ द पैरामिड्स के बाद काहिरा शहर बड़ी हद तक वीरान हो चुका था। मिस्री फौज में शामिल कुछ बद्दुओं ने शहर छोड़ने से पहले वहां लूट मार भी की थी और अपने ही कई हमवतनों को मौत के घाट भी उतार दिया था। 27 जुलाई को नेपोलियन अपनी फौज के साथ काहिरा में दाखिल हो गए और शहर में अमन व अमान बहाल किया। नेपोलियन ने मुकामी उलमा से बातचीत करके उन्हें यकीन दिलाया कि आम लोगों को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन उलमा की मदद से शहर छोड़ने वाले आम लोगों को भी वापस लाया गया और काहिरा को फिर से आबाद कर दिया गया। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1 महीने से भी कम वक्त में मिस्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि मिस्र वो मुल्क था जिसे इस्लाम की आमद के बाद कोई यूरोपी ताकत फतह नहीं कर सकी थी। यहाँ तक कि सलीबी जंगों के दौरान भी मिस्र किसी वक्त सलीबियों के कब्जे में नहीं गया, बल्कि इसने सलीबियों और मंगोलों दोनों को शिकस्तें दी थीं। नेपोलियन बोनापार्ट वो पहले यूरोपियन कमांडर थे जिन्होंने मिस्र पर फ्रांसीसी परचम लहराकर एक नई तारीख रकम कर दी थी। लेकिन ये कब्जा उनके लिए जाहिर है एक पीस ऑफ केक साबित हुआ था। बहुत आसानी से कमजोर सी देहाती फौज को हराकर वो फातेह हो गए थे। असल लड़ाई दोस्तों लेकिन अब इसके बाद होना थी। नेपोलियन से मुकाबले के लिए अब एक ऐसी फौज आ रही थी जिसका कमांडर मैदान जंग का माना हुआ खिलाड़ी था और उनके पास असलहा भी बेहतरीन था। ये कौन था? मैक्यूरस फेलोज वीडियो के शुरू में आपने बरतानवी कमांडर वाइस एडमिरल नेल्सन के मुतालिक जाना था। वो फ्रांसीसी बेड़े को सिकंदरिया पहुंचने से नहीं रोक पाए थे, लेकिन वो अपने बेड़े के साथ मिस्र के साहली इलाके में मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे थे और फ्रेंच शिप्स को ढूंढ रहे थे। उनका मकसद इन जहाज़ों को तबाह करके नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस से सप्लाई लाइन को काटना था। इस सप्लाई लाइन के बगैर नेपोलियन ज्यादा देर मिस्र पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकते थे। एडमिरल नेल्सन को इत्तला मिली कि फ्रांसीसी बेड़ा यानी वो जंगी जहाज जो नेपोलियन के साथ मिस्र आए थे वो सिकंदरिया शहर के पास ही खलीज अबू कीर के इलाके में मौजूद हैं। नेल्सन ने फौरन अपने बेड़े को आगे बढ़ाया और 1 अगस्त को दुश्मन तक पहुंच गए। उन्होंने फ्रेंच नेवी पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि दुश्मन को ज्यादा मुजाहमत का मौका ही नहीं मिल सका। इस लड़ाई को दरियाए नील की जंग बैटल ऑफ द नाइल भी कहा जाता है, क्योंकि दरियाए नील खलीज अबू कीर में ही समंदर में गिर जाता है। इस जंग में कम से कम 10 बड़े फ्रेंच नेवल शिप्स और कई छोटे फ्रेंच जहाज तबाह हो गए। इस जंग से फ्रांसीसी बेड़ा नाकारा हो गया और नेपोलियन की सप्लाई लाइन टूट गई।
برطانیہ میں اس فتح پر ایک کارٹون بھی شائع ہوا جس میں فرانسیسیوں کو مگرمچھ کے روپ میں دکھایا گیا تھا جنہیں ایڈمرل نیلسن باندھ کر مار رہے تھے۔ کہنے کو تو دوستو نپولین بوناپارٹ اب بھی مصر پر قابض تھے، لیکن دراصل وہ مصر میں محصور ہو چکے تھے اور محاصرہ کرنے والے برٹش کمانڈر تھے۔ وہ ایسے کہ سمندر میں ناکابندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملک فرانس سے بھی کوئی مدد نہیں منگوا سکتے تھے مصر کی طرف۔ پھر مصر کی مقامی آبادی بھی اب ان کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو چکی تھی، کیونکہ عثمانی ترک خلیفہ سلیم III نے فرانس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ مصر کے باہر سمندر میں برطانوی بیڑا کھڑا تھا جو ترک فورسز کے ساتھ تھا اور ان کو مصر میں داخل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا تاکہ نپولین کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ مائی کیورس فیلوز، نپولین بوناپارٹ نے مصری مسلمانوں کو اس دوران خوش رکھنے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت سی ڈیسپریٹ ایفرٹس کی۔ وہ اسلام کے حق میں زور و شور سے بیانات داغنے لگے، ملکی معاملات میں علماء کی مسلسل رائے لینے لگے، مسلمانوں کی مذہبی تقریبات کو سرکاری سطح پر وہ منانے کا دکھاوا کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے میلاد النبی کا تہوار منانے کے لیے مسلمانوں کو 300 فرینکس کا فنڈ بھی جاری کیا۔ وہ اس تہوار میں خود بھی شریک ہوئے۔ فرانسیسی توپ خانے نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی بھی پیش کی۔ ان باتوں سے خوش ہو کر کچھ مسلمانوں نے نپولین کو ان کے اصلی نام کے بجائے علی بوناپارٹ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ نپولین نے اس ٹائٹل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموش رہے۔ اس کے علاوہ نپولین مسلم علماء سے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے لگے، بحثیں کرنے لگے۔ فرانسیسیوں نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ نپولین مملوکوں سے زیادہ اسلام کی عزت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ مسلمان دوستو آج بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاید نپولین مسلمان ہو گئے تھے۔ تاہم ان کے پرائیویٹ سیکرٹری لوئس اینٹونی کے مطابق، ظاہر ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے مطابق جو انہوں نے کتاب لکھی اس کے مطابق نپولین کا اسلام سے لگاؤ صرف سیاسی فائدے کے لیے، پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے تھا، کیونکہ وہ محصور ہو چکے تھے اور انہیں اندر کے مسلمانوں کی مدد ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مصری مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ لوئس اینٹونی لکھتے ہیں کہ نپولین بوناپارٹ مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے کبھی قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی یاد نہیں کی، کبھی کسی مسجد میں قدم تک نہیں رکھا۔ مذہب سے متعلق اپنے بیانات پر نجی محفلوں میں وہ خود ہنسا کرتے تھے۔ نپولین بوناپارٹ نے مسلمان علماء سے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، یہ بات چیت محض لطف اٹھانے کے لیے تھی۔ یہ ان کے سیکرٹری لکھ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہرگز نہیں تھے۔ وہ جب ایک مسلمان کی طرح بات کرتے تھے یا ایکٹ کرتے تھے تو ایسا محض اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک مسلمان ملک کے فوجی اور سیاسی سربراہ ہیں۔ لیکن اس سب کا دوستو کوئی سیاسی فائدہ بہرحال انہیں نہیں ہوا جیسا فائدہ وہ چاہتے تھے، کیونککہ نپولین بوناپارٹ اسلام سے اپنے ظاہری لگاؤ کے باوجود مصر کے لوگوں کو اپنا فین نہیں کر پائے، گرویدہ نہیں کر پائے۔ اکتوبر 1798 میں جب وہ شہر سے باہر تھے تو قاہرہ میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کا مرکز مصر کی مشہور زمانہ تاریخی اسلامی یونیورسٹی جامع الازہر تھی۔ ہزاروں شہریوں نے فرانسیسی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں کئی فرانسیسی افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مارے گئے۔ باغیوں نے دکانوں کے باہر رکھے پتھر کے بڑے بڑے بینچ توڑ کر ان پتھروں سے جامع الازہر کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دیں تاکہ فرینچ دشمن اس میں داخل نہ ہو پائیں۔ اس کے علاوہ شہر کے باہر سے بھی بڑے پیمانے پر بدو جو نیزوں اور ایسے ہی دوسرے ہتھیاروں سے لیس تھے، ہزاروں کی تعداد میں شہر کے اندر پہنچ گئے۔ نپولین نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ایکشن لیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ پر حملہ آور ہو گئے۔ فرانسیسی فوجیوں نے شہر میں گھس کر اس کے الگ الگ حصوں کے درمیان بنے ہوئے گیٹ توڑ ڈالے کیونکہ یہ فوجی پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس کے بعد شہر میں توپیں لائی گئیں۔ جامع الازہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر شدید بمباری کی گئی جس سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ باغیوں نے گھبرا کر رحم کی اپیلیں شروع کر دیں، لیکن نپولین نے جواب دیا، انتقام کی گھڑی آن پہنچی ہے، یہ تم نے شروع کی تھی، ختم میں کروں گا۔ اس بیان کے بعد بمباری اور شدید ہو گئی۔ اس پر جامع الازہر کے اندر جو مسجد تھی وہاں وہ علماء جو اس بغاوت کو لیڈ کر رہے تھے وہ باہر نکلے اور خود کو فرانسیسی فوج کے رحم و کرم پر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز میں رحم کی اپیلیں کرنے لگے جس پر نپولین نے بمباری رکوا دی۔ باغیوں کے لیڈرز کو کچھ عرصہ حراست میں بھی رکھا گیا اور اس دوران یہ علماء سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن نپولین نے ان باغی لیڈرز کو، ان علماء کو معاف کر دیا، مگر جو گرفتار باغی تھے انہیں معاف نہیں کیا گیا۔
नेपोलियन के हुक्म पर हर रात 30 बागियों की गर्दनें उतार दी जाती थीं। फिर इनकी लाशें बोरियों में बंद करके दरिया नील में फेंक दी जाती थीं। जिन कैदियों को कत्ल किया गया, इनमें बहुत सी खवातीन भी शामिल थीं। तमाम कैदियों को कत्ल करने का यह सिलसिला कुछ अरसे बाद आखिर बंद कर दिया गया। माय क्यूरियस फेलोज, नेपोलियन ने काहिरा में बगावत कुचल दी थी, लेकिन वो समझ चुके थे कि मिस्र उनके लिए एक बोझ बन चुका है। वो इससे हर कीमत पर रोज रोज की बगावत और बरतानवी खतरे की वजह से निकलना चाहते थे। उन्होंने मिस्र के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने का जो ख्वाब कभी देखा था, वो अब नामुमकिन नजर आ रहा था। अब वो मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की भी कोई मदद नहीं कर सकते थे और ना वो उनकी मदद कर सकते थे। इसी वजह से अगले बरस मई 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान भी लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गए। बहरहाल अब नेपोलियन मिस्र में ट्रैप हो चुके थे। उनकी घर वापसी, फ्रांस वापसी का रास्ता यानी समंदर से फ्रांस जाने का रास्ता ब्रिटिश नेवी ने बंद कर रखा था। इन हालात में उन्होंने उस्मानी कंट्रोल वाले सूबे यानी सीरिया, शाम पर हमले का फैसला किया ताकि तुर्क खलीफा पर दबाव डालकर अपने लिए घर वापसी का महफूज रास्ता हासिल किया जा सके। उनका ख्याल था कि तुर्क खलीफा चूंकि अंग्रेजों के इत्तेहादी हैं, लिहाजा शाम पर हमले की वजह से वो परेशान होकर अंग्रेजों को कहेंगे कि नेपोलियन को फ्रांस जाने दिया जाए, समंदर में इसकी नाकाबंदी खत्म की जाए ताकि नेपोलियन अपने घर चले जाएं, मिस्र भी बच जाए और शाम भी बच जाए। ये उनकी प्लानिंग थी नेपोलियन की। उन्होंने अपनी ज्यादातर फौज इसी प्लानिंग के तहत मिस्र के दिफा के लिए छोड़ी और खुद 13,000 फौज के साथ शाम में दाखिल हो गए और हमला कर दिया। नेपोलियन का शाम पर हमला शुरू में तो कामयाब रहा। उन्होंने फलस्तीनी शहर गजा और मौजूदा इसराइली शहर जाफा पर भी कब्जा कर लिया। जाफा में हथियार डालने वाले 4,000 से जायद तुर्क जंगी कैदियों को भी नेपोलियन ने कत्ल करवा दिया। जाफा में नेपोलियन के क़याम के दौरान ताउन की वबा फैल गई, जिससे फ्रांसीसी फौजी भी मरने लगे, मुतासिर होने लगे। कहते हैं कि नेपोलियन अपनी फौज को पुरस्कून रखने के लिए ताउन से मुतासरा फौजियों की इयादत करने के लिए भी चले गए। वो दरअसल ये दिखाना चाहते थे कि वो इस बीमारी से नहीं डरते और ना उनकी फौज को डरना चाहिए क्योंकि उनका कमांडर नहीं डरता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि नेपोलियन ने ताउन के मरीजों से कोई मुलाकात नहीं की थी। ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा था जो बाद में किया गया। बहरहाल माय क्यूरियस फेलोज, जाफा की फतह के बाद भी नेपोलियन की पेशकदमी जारी रही और उन्होंने कुछ मजीद किले भी वहां पर फतह किए। लेकिन जब वो एक और साहली शहर अका पहुंचे तो वहां तुर्क फौज ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तुर्क कमांडर अहमद पाशा अल जज़ार की कमान में तुर्कों ने किला बंद होकर फ्रांसीसी फौज का खूब मुकाबला किया। नेपोलियन ने कई बार किले पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। इसकी एक वजह यह थी कि नेपोलियन के पास जो तोपें थीं वो हल्की नोयत की थीं। इनसे किले की दीवारें नहीं तोड़ी जा सकती थीं। उनकी भारी तोपें मिस्र में थीं। उन्होंने अब यह किया कि मिस्र से भारी तोपें शिप्स पर मंगवाने का फैसला किया। लेकिन जब वो तोपें आ रही थीं तो इनको समंदर में ब्रिटिश नेवी, जिसने मिस्र के बाहर नेपोलियन बोनापार्ट की नाकाबंदी की हुई थी, उन्होंने ये तोपें रोक लीं। कुछ बरतानवी बहरी जहाज अक्का में उस्मानियों की मदद के लिए भी पहुंच गए। ब्रिटिश एडमिरल विलियम सिडनी अपने कुछ दस्तों के साथ शहर में उतर भी गए और कुछ मौकों पर उस्मानी फोर्सेस को उन्होंने लीड भी किया। कहते हैं एक फ्रांसीसी शहरी फेलिपेओकस, जो नेपोलियन का क्लास फेलो भी रह चुका था, वो भी अक्का की उस्मानी फौज में शामिल था। उसके मशवरों ने शहर का दिफा बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। शहर का दिफा इतना ज़बरदस्त हो गया कि मुसलसल 2 माह की मेहनत के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट शहर फतह नहीं कर सके और आखिर शहर का मुहासरा ख़त्म करके चले गए। यहाँ से वो तेज़ी से मिस्र की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने गजा के अलावा हर जगह बड़े पैमाने पर इमारतों को तबाह किया ताकि दुश्मन उन पर दोबारा कब्जा करके उनसे कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो दोस्तों, शाम की कैंपेन में कम से कम 1800 फ्रांसीसी फौजी हलाक और तकरीबन इतने ही जख्मी हो गए थे। ताहम जिस मकसद के लिए नेपोलियन ने शाम पर हमला किया था, यानी महफूज रास्ता हासिल करने के लिए, जो कि उनका टारगेट था, वो पूरा नहीं हो सका। अगरचे वो तुर्कों से अपनी फौज की महफूज फ्रांस वापसी का एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने ये मुआहदा नहीं माना। बरतानवी बेड़े ने, जिन्होंने समंदर में नाकाबंदी की हुई थी मिस्र की नेपोलियन के लिए, उन्होंने नाकाबंदी जारी रखी। इसी वजह से शाम से मिस्र का सफ़र नेपोलियन को ज़मीनी रास्ते से करना पड़ा और जाहिर है ये मुहिम एक मुकम्मल तौर पर नाकाम मुहिम थी। उनके शाम से निकलते ही दोस्तों, उस्मानी फ़ौजों ने अपने खोए हुए तमाम इलाके दोबारा फतह कर लिए। अब वो बरतानिया की मदद से, अपने इत्तेहादी की मदद से मिस्र पर नेपोलियन बोनापार्ट की फ़ौज पर
हमले की तैयारी करने लगे। जुलाई 1799 1799 में उन्होंने मिस्र के साहिल पर अबू कीर के इलाके में फौज उतार दी और वहां एक किले का कंट्रोल भी संभाल लिया। नेपोलियन भागम भाग यहां पहुंचे और उन्होंने इस किले को फतह कर लिया। इस लड़ाई में हजारों तुर्क फौजी अपने बहरी जहाजों तक पहुंचने की कोशिश में समंदर में डूब गए। बहुत से तुर्कों को जंगी कैदी भी फ्रांसीसियों ने बना लिया, जिनमें उस्मानी कमांडर मुस्तफा पाशा भी शामिल थे। लेकिन माय क्यूरियस फेलोज, अबू कीर की लड़ाई मिस्र में नेपोलियन की आखिरी फतह थी। वो जल्द अज जल्द अब अपने तौर पर भी फ्रांस लौटना चाह रहे थे, क्योंकि वहां सियासी हालात खराब हो रहे थे। कमांडर नेपोलियन को लगता था कि वो अब फ्रांस में हुकूमत पर कब्जा करके फ्रांस के नए हुक्मरान बन सकते हैं। आप जान चुके हैं कि फ्रांस में उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट शहंशाह नहीं बने थे, लेकिन वहां की पावर स्ट्रगल में नेपोलियन बोनापार्ट सबसे अहम खिलाड़ी थे। सो फ्रांस की हुकूमत हासिल करने के लिए उन्होंने मिस्र को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। अबू कीर की फतह के अगले माह अगस्त में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जगह जनरल क्लेबर को मिस्र में फौज का कमांडर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद वो अपने फौजियों को बताए बगैर खामोशी से एक बहरी जहाज में बैठे और फ्रांस रवाना हो गए। रास्ते भर में किसी ब्रिटिश शिप ने उन्हें नहीं रोका, हालांकि बरतानिया ने मिस्र की नाकाबंदी कर रखी थी। अब ये महज इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर नेपोलियन को फरार का रास्ता दिया, ये बात गैर वाज़ेह है। या हो सकता है नेपोलियन ने ऐसा कामयाबी से रास्ता निकाल लिया कि वो बरतानवी फौज की नाकाबंदी से नजरें चुरा कर पहुंच गए। बहरहाल नेपोलियन किसी न किसी तरह फ्रांस पहुंच गए। नवंबर 1799 में उन्होंने पेरिस में हुकूमत का तख्ता उलटकर अब हुकूमत अपने हाथ में ले ली। लेकिन वो फ्रांस के हुक्मरान बनकर भी मिस्र में अपनी फौज की कोई मदद नहीं कर सके। नेपोलियन की फ्रांस में वापसी के बाद भी उनकी फौज अगले तकरीबन 2 बरस तक मिस्र में ही मैसूर रही और उसके खिलाफ मिस्रियों की बगावतों का सिलसिला तेज से तेज तर ही हुआ। एक ऐसे ही वाक़े में 14 जून 1800 के रोज मिस्र में एक तालबेलम सुलेमान उल हलबी ने फ्रांसीसी जनरल क्लेबर को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया और चंद रोज बाद काहिरा के एक चौक में बेदर्दी से मौत के घाट भी उतार दिया गया। लेकिन अब मिस्र में फ्रांसीसियों के कदम उखड़ चुके थे। जनरल क्लेबर की जगह जिन नए कमांडर्स ने जगह ली, वो भी फौज के उखड़े हुए कदम जमा नहीं पाए। फिर यह हुआ कि फ्रांसीसियों के ताकतवर दुश्मन यानी बरतानिया ने 21 मार्च 1801 में सिकंदरिया शहर के करीब एक जमीनी जंग में फ्रेंच आर्मी को शिकस्त दी। फ्रेंच आर्मी शहर के अंदर किले में बंद हो गई। बरतानवी फौज ने इस किले के गिर्द घेरा डाल लिया और इसके साथ ही उस्मानी और बरतानवी फौजें पूरे मिस्र में भी फैल गईं। जून में काहिरा को भी फ्रांसीसी कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया। 2 सितंबर को सिकंदरिया में फंसी फ्रांसीसी फौज ने भी, जो किले के अंदर थी, उसने हथियार डाल दिए। यूं मिस्र में नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कैंपेन एक शर्मनाक शिकस्त पर खत्म हुई। नेपोलियन खुशकिस्मत थे कि वो बर वक्त मिस्र से निकल गए थे और उन्हें हथियार डालने की जिल्लत खुद नहीं उठाना पड़ी। उनका मिस्र में नहर खोदकर मेडिटरेनियन सी और रेड सी को मिलाने का ख्वाब अधूरा रह गया, जो कि फिर तकरीबन 60 बरस बाद आखिरकार पूरा भी हुआ। मिस्र में नाकामी के बाद नेपोलियन ने दोस्तों एक नया बहरी बेड़ा तैयार किया। लेकिन 1805 में स्पेन के साहिल के नज़दीक ट्रेफाल्गर की जंग में बरतानिया ने इस फ्रांसीसी बेड़े का भी भुरकस निकाल दिया। ये एक फैसलाकुन शिकस्त थी जिसने फ्रांस की बहरी ताकत मिलिया मेट कर दी। नेपोलियन के दौर में फिर फ्रांस बड़ी बहरी ताकत कभी नहीं बन सका। लेकिन माय क्यूरियस फेलोज, नेपोलियन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का ख्वाब मिस्र या ट्रेफाल्गर की शिकस्तों से भी खत्म नहीं हुआ। फ्रांस के मशरिक में तकरीबन पूरा यूरोप फतूहात के लिए खुला पड़ा था। इन फतूहात के लिए किसी बहरी बेड़े की अब जरूरत भी नहीं थी। हर जगह जमीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता था। चुनाचे नेपोलियन ने समझ लिया कि अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना है तो उसका रास्ता पानी से ना सही, मिस्र से ना सही, यूरोप से निकलेगा। चुनाचे उन्होंने यूरोप को ही फतह करने का फैसला किया। फ्रांस के हमसाए में ऑस्ट्रियन अंपायर मौजूद थी, जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि अब शहंशाह फ्रांस बन चुके थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ महाज खोल लिया। फिर एक ऐसी जंगी मुहिम दोस्तों स्टार्ट हुई जो फ्रांसीसी शहंशाह को रूस के दरवाजों तक ले गई और फ्रांस को सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत वाकई बना दिया। लेकिन इसके बावजूद क्या नेपोलियन बोनापार्ट को फातह यूरोप कहा जा सकता है, फातह आलम कहा जा सकता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब लेकर जब नेपोलियन बोनापार्ट स्पेन पहुंचे तो क्या हुआ?
انگریزوں نے یورپ میں ابھرتے ہوئے اس سب سے بڑے خطرے کا مقابلہ کیسے کیا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ مائی کیورس فیلوز، جنرلز اینڈ بیٹل سیریز میں ہم آپ کو دنیا کے نامور کمانڈرز اور تاریخ کا رخ بدلتی جنگوں کی داستانیں دکھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی تاریخ کے ناقابل فراموش کمانڈر خالد بن ولید کی مکمل تاریخی کہانی یہاں دیکھیے، یہاں سیکنڈ ورلڈ وار کی مکمل داستان، اور یہاں دیکھیے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان حیات۔